नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ये मुंबई गए और वहां पर से एक जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की और ऐसे और बाकी के जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर से एक जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की और उस ये सभी जन आशीर्वाद यात्राओं का मकसद क्या है, तो आपको बता दें कि ये जो जन आशीर्वाद यात्राएं हैं ये निकाली जा रही हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 1.5 साल में लगभग 32 चुनाव हैं लोकल स्तर के यानी स्थानिक स्तर के, जिसमें नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला परिषद, पंचायत इत्यादि के चुनाव है। पिछले जो 1.25 साल गए हैं उसपे से भारतीय जनता पार्टी कुछ जीत नहीं पाई। सिर्फ एक सीट जो पंढरपुर की जीती, वो भी जो शिवसेना और एनसीपी के आपस के जो झगड़े थे उस वजह से वो लोग वो सीट हार गए, बाकी और कोई कारण नहीं था। तो ये जो आने वाले 32 चुनाव है इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरू कर दी है। देखिए, अब तक जो ये 1.25 साल गए इसमें तो जो विरोधी पक्ष नेता हैं प्रमुख महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तो किसी तरह का कोई एक विरोधी पक्ष नेता करके कोई काम नहीं किया। विपक्ष नेता करके उनका रोल 0 था। कुछ भी बोलना हो, नहीं बोलना हो तो वो प्रवीण दरेकर को बोल देते थे, जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता हैं। वो तो बाहर से आए हुए, मंच से आए हुए, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल लोगों में से कोई पूछता नहीं। ऐसे कई सारे और नेता हैं, कुछ महिलाएं हैं। तो खैर, इन लोगों ने संगठन को तो पूरा सर्वनाश कर दिया। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में लाया, उन सभी लोगों को दरकिनार करके रख दिया। यानी इन्होंने ये कहा कि उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, उनकी कोई क्षमता नहीं है। और क्षमता किसकी है? तो कृपाशंकर सिंह जो बाहर से आए, प्रवीण दरेकर जो बाहर से आए, ऐसे कई सारे चेहरे हैं। खैर, आपको इसमें एक नई बात बता दें। इसी दिशा में हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, वो कुछ इस प्रकार की है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ बातचीत चल रही है। मालूम हो रहा है कि ठाकरे परिवार के एक नेता से, जो आजकल कांग्रेस में है, यानी जयदेव ठाकरे की पत्नी स्मिता ठाकरे जी, वो एक बहुत ही डैशिंग लेडी है, बहुत ही डैशिंग महिला है और रिजल्ट ओरिएंटेड उनका काम है। लेकिन सवाल ये है कि जब किसी नए व्यक्ति को आप पार्टी में लाओगे अपने, तो उनको सभी के साथ घुल-मिल के और वो कोऑर्डिनेशन बनाने में काफी समय जाता है, तो समय आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और अब जाकर के उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम अपने स्वबल पर लड़ेंगे आने वाले नगर निगमों के चुनाव। अब देखिए, आने वाले 7 से 8 महीनों में यानी फरवरी या मार्च 2022 में कुछ सबसे बड़े जो 8 नगर पालिका और महानगर पालिका है, जिसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका हुआ और ठाणे महानगर पालिका हुई या फिर पुणे महानगर पालिका हुई, ऐसे नासिक महानगर पालिका हुई। इस तरह के 8 चुनाव हैं लगभग। और बृहन्मुंबई महानगर पालिका ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें इतने हजारों करोड़ों का बजट है इस महानगर पालिका का कि इसे शिवसेना बिल्कुल किसी हालत में अपने हाथ से नहीं छोड़ेगी। अब देखिए, इसका जो पूरा समीकरण है ये आज समझते हैं कि किस तरह से ये क्या इनकी तकनीकी तैयारी कर रहे हैं या ग्राउंड लेवल पे किसका क्या है। क्योंकि हम खुद 31 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो हमें पूरी पार्टियों की जानकारी है। वैसे तो हमारा उठना बैठना सभी पार्टी के सभी दलों के नेताओं के साथ संबंध बनाए हुए हैं। आपको बताते हैं आज के इस एपिसोड में कि किस तरह की क्या तैयारी है, नहीं है। तो ये पूरी जानकारी देने के पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको इस तरह की सारी जानकारी और हमारे एपिसोड्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप तुरंत हमारा वीडियो देख करके वो जानकारी ले सकें। तो हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राउंड लेवल पे नेटवर्क है उसमें जो ओरिजिनल
जो कार्यकर्ता थे, जो आज कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई जनसंघ के जमाने से, तो जनसंघ के जमाने से जो थे उन्हें तो पूरा खत्म करके रख दिया है पार्टी ने। अब लालकृष्ण आडवाणी जी को ही देख लीजिए कि उन्हें राष्ट्रपति बनाने के बजाय एक कॉर्नर स्टोन बनाकर बिठा दिया गया। ये वो केंद्रीय स्तर पर। हम अब आते हैं महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र में जो एकनाथ खड़से थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया। ये जो अभी पिछले 20 साल में 22 साल में जो नेता आए हैं, ये लोग जो है जगह अपनी पकड़ के बैठे हैं और सब नए लोगों को भर्ती किए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता है नहीं है क्या है कुछ पता नहीं। सिर्फ अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समाप्त है। पहले स्थायी समिति बनती थी जमीनी स्तर पर हर बूथ में, और उसके बाद उसके 45 या 50 वार्ड बूथ मिलाकर एक वार्ड का गठन होता था, फिर वो समिति बनती थी। उसके बाद मंडल यानी तालुका स्तर की समिति बनती थी, जिसे कांग्रेस में ब्लॉक कहा जाता है। तो ये, और वहां से फिर जिला के लिए समिति बनती थी, यानी ये चुनाव होते थे लोकतांत्रिक जनतांत्रिक नमूने से। आज वो सब भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो चुका है। अब सब ऊपर से आता है, यानी आप समझ लीजिए कि अंदर का लोकतंत्र खत्म। संविधान भारतीय जनता पार्टी का कोई मानता नहीं, कोई पूछता नहीं, उस तरीके से कोई चलता नहीं। उस दौर में 2 साल की नियुक्ति होती थी, आज जो है 3 साल की नियुक्ति, मतलब उस साल चुन के आने के बाद पार्टी के अंदर जो चुनाव होते थे, आज वो 3 साल की होती है और उससे वापस 3 साल बढ़ाया जा सकता है, वो भी ऊपर से आदेश होने के बाद। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कार्डर बेस्ड पार्टी अब रही नहीं। और जो उनका कार्डर ओरिजिनल, वो या तो संघ के स्वयंसेवक थे, विश्व हिंदू परिषद से आए हुए लोग थे, या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए लोग थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत ही अच्छी संगठन है, लेकिन उनके आए हुए लोगों ने भी, वो बोलते हैं मराठी में कहा है कि तार छोड़ लिया, मतलब अपना जो बैलेंस है वो छोड़ दिया है। तो ऐसा हाल भारतीय जनता पार्टी का आज के तारीख में है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की भी आपको हम हकीकत बताएंगे। तो बेस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के अभी जो कार्यकर्ता आए हैं, जिन्हें डायरेक्ट महाराष्ट्र का पद या मुंबई प्रदेश का पद या पुणे जिला का पद या पुणे शहर का पद, ये सब लोग, इनके साथ 10 जो है मतदाता नहीं है, ये 10 लोगों का मतदान नहीं करवा सकते। ये बात देवेंद्र फडणवीस को भी अच्छी तरह मालूम है। पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के निर्णय वो अकेले लेते हैं। चंद्रकांत दादा पाटिल ये सिर्फ नाम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो उनका कुछ रोल नहीं है। वो कुछ करना भी चाहे तो पहले वो देवेंद्र फडणवीस से बात करते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की अंदर की पोजीशन। जमीनी स्तर पर उनकी जो है वो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तरीके से काम करते हैं। कुछ कार्यक्रम होगा तो किसी को जवाबदारी दे दी किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, इस तरह से वो करते हैं। और ये धारावी से और यहाँ से वहां से कार्यकर्ता उठा करके, कार्यकर्ता कार्य के पैसे देकर के लोग मंगाते हैं। उसमें कौन है क्या है, धारावी की अच्छा हुआ आपसे बात करते करते याद आई, कोई किस्सा आपको अलग से बताएंगे हम। आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई जुड़ाव नहीं है। उनके है कई लोग हैं, कुछ पॉकेट्स हैं, माइनॉरिटीज के हैं, तो वैसे वो पार्टी चलती है। और उनके जो मतदाता हैं वो ज्यादातर, जो ऑब्जर्व किया गया है, सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, कई जगहों से जानकारी है कि ये माइनॉरिटी बेस्ड पार्टी ज्यादातर बन के रह गई है। यानी उनके साथ मतदान करने वाले कौन है, तो जो उनका जो तबका है वो ज्यादातर नॉन हिंदू है, यानी नॉन सनातन धर्मी, जिसमें आप इस्लाम के फॉलोअर्स ले लीजिए, पारसी लोग जो पुराने वो लोग हैं, या फिर कुछ क्रिश्चियन है जो पुराने इसके मेंटालिटी के वो लोग हैं। तो इस तरह के हालात है। एनसीपी ये भी एक तरह से माइनॉरिटी बेस्ड पार्टी है, क्योंकि इनके पास भी माइनॉरिटीज के ही ज्यादा वोटर्स हैं। अब इनको कॉम्पीट कर रही है एमआईएम, यानी ये ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद, जो भी मुस्लिमीन, तो उन लोगों का भी कुछ खास जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बनाव नहीं है कहीं पर भी। एक औरंगाबाद और 1-2 जगह और छोड़े तो उनका कुछ खास अस्तित्व नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, लेकिन आजकल जो उनके अध्यक्ष हैं राज ठाकरे जी, वो अब आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा राजनीति में सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। अब वो आगे क्या करते हैं ये आगे मालूम होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बता दें कि ये जो उनकी बात चल रही थी कि गठबंधन करके शायद आगे चुनाव लड़ा जाए, तो आपको बता देते हैं ये गठबंधन होना लगभग
नामुमकिन या बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, इन्होंने जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो आंदोलन किए थे, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहे हैं कुछ ही महीनों में, तो वहां पर मार खाने की नौबत आ जाएगी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन करने की संभावना लगभग शून्य है। ये हो सकता है कि ये आपस में अंडरस्टैंडिंग करे कि शिवसेना के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए जाए, जहां पर शिवसेना को कमजोर करने के लिए, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां कोशिश करती है या तो उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाए, या फिर खड़े किए जाए तो वो मजबूत उम्मीदवार ना हो, कमजोर उम्मीदवार हो, जो कि वहां हारने की ज्यादा संभावना रहे। इस तरह की शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बन सकती है। खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अंदर और भी देखिए कैसा है कि आपको ये जो राजनीति चलती है किस प्रकार की चलती है, और उसका किस तरह से महानगर पालिका के चुनाव पर असर पड़ सकता है, ये आपको बताते हैं। जैसे पूरे अगर आप मुंबई में देखेंगे तो सबसे बड़ा स्लम एरिया सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरे एशिया में तो जाना जाता है, वो एक धारावी विधानसभा क्षेत्र है। और धारावी में हर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। यानी ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं रहते वहां पर, बिल्कुल अच्छे लोग भी रहते हैं, लेकिन कई लोग उसमें से, कई यानी थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे हैं जो कि वहां एक्सटॉर्शन करते हैं। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो उसमें से एक वहां ऐसे जो लोकल लीडर थे जिन्होंने एक जो SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट महिला से बदतमीजी, यानी उन्होंने फोन पर किसी से कुछ बात की और इस महिला के बारे में अलग अलग कुछ बातें ये कर दी, और गलती से यानी कोइंसिडेंटली समझिए, जिसे इस व्यक्ति ने फोन किया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने, उनके वो रिकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि सामने वाले का फोन जो है वो रिकॉर्डिंग में रहता था। वो बात घूम फिर कर वो महिला तक पहुंची। उन्होंने वो एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल ट्राइब का वो जो केस बना दिया। अब देखिए, उन्हें वो पोस्ट से हटा दिया गया, उनके जो पद से पदमुक्त कर दिया गया वगैरह, ये सब बातें चली। लेकिन खैर, ये सब का होते होते काफी सारी बातें हुई, फिर उन्हें कुछ सालों बाद वापस पद पे रखा गया। ये सब के चलते अब वापस हटा दिया, और उसके वापस कुछ महीनों बाद उन्होंने बहुत ही महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता जो पूरा निर्णय लेते हैं, उनकी पत्नी के किसी NGO के साथ मिलकर के और उनकी पत्नी के साथ मिलकर के वहां धारावी में कुछ कार्यक्रम ले लिए। और उसके बाद कुछ महीनों बाद उन्होंने कहा कि मैडम, हमें तो कहीं ना कहीं, तो उन्हें डायरेक्ट मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी बनाया गया। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है, यानी कि उन्हें पद दिया जाता है, वो भी ऊपर के लेवल का, जिनका शायद तालुका यानी मंडल या उसके नीचे ही ऐसे लोगों को एक तो लेना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को लिया गया है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन फिर उन्हें एक लिमिट तक एक रखना चाहिए। उन्हें मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी बना करके वहां पर जो अध्यक्ष बैठे हैं, कई हजार करोड़ों के मालिक मंगल प्रभात लोढ़ा, उनकी तो खुद की इज्जत तो धूल मिट्टी में गई, साथ में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और उनके सब की पूरी मिट्टी में मिला दी। यानी धारावी जो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे कोरला है शेड्यूल ट्राइब की, वहां के लोग इतने परेशान हैं कि वो कहते हैं कि ऑलरेडी हम आपके ये इससे परेशान हैं, और ऊपर से आपने ये क्या करके रख दिया। यानी जिसे अधिकार घटाने के बजाय उनका अधिकार बढ़ा के रख दिया। यानी इस तरह के निर्णय देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं आजकल, इसके दबाव में आकर या किसी चीज के लोभ में आकर, इसका तो जवाब वही देंगे। लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का तो कल्याण हो चुका। आप समझ लीजिए कि धारावी में भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होने जा रहा है। तो वैसे ही जो शिवसेना की जो संगठनात्मक रचना है, ये आपको समझाते हैं कि उनका आज से नहीं, एक दौर से, क्योंकि उनके जो पार्टी का जो बेस बना वो आज नहीं बना, ये 70s के अंदर जो उनकी स्थानीय लोकाधिकार समिति का काम चलता था। यानी ये जितने कामगार लोग हैं, कामगार वर्ग है, यानी जॉब करने वाले, इन लोगों के अधिकार के लिए लड़ना, तब से उनका मांसपेश बना हुआ है, क्योंकि वो उनके अधिकारों के लिए लड़ा करते थे। वो बेस उनका आज भी बरकरार है। उनका हर बूथ में, यानी एक वार्ड के अंदर लगभग समझ लीजिए कि 1200 मतदाताओं का एक बूथ होता है। ऐसे 45 से 50 बूथ होते हैं एक वार्ड के अंदर। तो हर बूथ में उनका एक घटक प्रमुख होता है,
जबकि उसके विरोध में अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो परिस्थिति है उसमें उनके पास बूथ प्रमुख लेने के लिए नहीं है। वो पिछले कई सालों से, देवेंद्र फडणवीस तो पिछले 6-7 सालों से जब से आए हैं तो कार्यकर्ता इतने नाराज है कि कोई बूथ प्रमुख की जवाबदारी लेने तैयार नहीं है। निष्ठावंत और जिम्मेदार कार्यकर्ता कोई तैयार नहीं। बाकी ये लोग पेपर के ऊपर किसी का भी नाम लगा करके और लिस्ट दे देते हैं, और जब वो वेरीफाई करते हैं तो मालूम पड़ता है कि या तो इस तरह का आदमी नहीं है, या अभी तो समय नहीं दे पाएगा, या उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का सदस्य ही नहीं है। जबकि शिवसेना का इसके विपरीत है। उनका संगठनात्मक जो नेटवर्क है, जो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जमीनी स्तर पे, वो इतना जबरदस्त है कि इलेक्शन में उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी चुनाव हो उसके 1 महीने भर से वो तैयारी में रहते हैं, या 1.5 महीना पहले से, यहाँ तक कि अपने नौकरी काम धंधे से वो समय निकालते हैं सही तरीके से। और जो चुनाव के इर्द गिर्द 2-4 दिन होते हैं उसमें तो वो कोशिश करते हैं कि पूरी ही छुट्टी ले लें, ताकि पूरा समय जो है पार्टी के लिए दिया जा सके। तो इस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हालात अब नेगेटिव में जा चुके हैं, यानी कितने भी नेता बाहर से लाए, वो जो नेटवर्क है शिवसेना का, उसे इन्हें कंपीट करना लगभग असंभव है। यानी प्रैक्टिकल रिजल्ट के लिए, दिखावे के लिए किसी को भी खड़ा करेंगे, लेकिन वो लोग 10 मतदाताओं को भी बूथ तक लेके जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करवाने में असक्षम साबित हो रहे हैं आज तक। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी की पहले से हालत खराब है, और ये देवेंद्र फडणवीस ने और खराब कर दी 2014 से। दूसरी बात कि जिस तरह की रणनीति चल रही है, यानी ये जिस तरह से बताया मैंने आपको कि नारायण राणे आए, ये बाकी के और 3 केंद्रीय मंत्री ने आए, इन्होंने एक माहौल बनाने का काम करना। प्रैक्टिकल रिजल्ट जो है वो मिलना मुश्किल नहीं, बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा, यानी आपके और हमारे सोच से परे है। सब माफ कीजिए। तो ऐसे हालात के अंदर ये जो पूरा समीकरण बनाया हुआ है, ये माहौल कितना भी बना दे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का काम सिर्फ इतना है कि माहौल बना देना। आजकल उनका चेहरा उतरा हुआ रहता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो हार उनको अभी भी दिखाई दे रही है। आंखों के नीचे इस तरह से काले काले दाग पड़ चुके हैं उनके, अगर आप गौर से देखेंगे उनके हाव भाव खत्म हो चुके हैं, चेहरा उतरा हुआ रहता है, क्योंकि जो असक्षमता उन्होंने दिखाई, ये अपने आप में उन्हें अंदर ही अंदर खा रही होगी शायद, कि आगे मेरा शायद राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाए, या आगे कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो। क्योंकि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें केंद्र में लेकर के केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। क्या वो तो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे उनके नसीब की बात है, लेकिन ऐसे सभी परिस्थिति में उन्हें ज्यादा उम्मीदें रखना ये उनके लिए हानिकारक है, उनके सेहत के लिए हानिकारक है। आज जैसे भी हालात हैं उन्होंने मजे में रहना चाहिए, और जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है न वो उन्हें पूछते हैं और न उन्हें कोई रिस्पेक्ट करते हैं। क्या ये उनके कर्मों का उन्हें फल मिल रहा है, उसका वो जाने, उसकी चिंता करके अपना जो अस्तित्व में जीवन है उसे खराब करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो आने वाले जो 6 से 8 महीनों में चुनाव होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा खिचपिच देखने मिलेगी। यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह एक शिवाजी पार्क के आसपास, यानी सेना भवन के थोड़ा दूर, ये जो मारामारी हुई, हाथापाई हुई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में, इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो आगे और बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वहां किसी कार्यालय के, भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यालय के उद्घाटन में कुछ अनाप शनाप पढ़ दिया, उनका तो खुद ही कोई लेना देना नहीं था, न संघ परिवार से, न हिंदुत्व से, न कुछ। उसके बावजूद उन्होंने वो बकवास करनी थी वो कर दी, और उसके बाद माफी भी मांगी है। ये सब के चलते आने वाले समय में कुछ ज्यादा हिंसा और ज्यादा लफड़े वगैरह, मारामारियां, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में देखने मिल सकता है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने शायद नारायण राणे को भेजा कि शिवसेना को अपने ऊपर लें, ताकि बाकी के कार्यकर्ता फ्री होके काम कर सके। लेकिन आपने देखा होगा कि जब सम्माननीय बाला साहब जी के स्मृति स्थल पर वो गए, तो शिवसेना ने एक दिन पहले उस चीज का विरोध किया था, लेकिन उस समय और उस दिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। नारायण राणे जब वहां से निकल करके बाहर चले गए अपने दौरे पर, तो उसके बाद उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने आकर के गोमूत्र से उस स्थल को साफ किया। उसके बाद इनका कोई बयान नहीं आया उस विषय पर, क्योंकि शिवसेना वाले समझते हैं कि ये ज्यादा पॉलिटिसाइज करेंगे
तो शायद उस चीज को उनके खिलाफ उसका परिणाम हो आने वाले चुनाव में। तो वो भी बहुत सतर्कता से काम ले रहे हैं और वो कोशिश अभी उनकी यही है कि जहां तक हो सके हिंसा को प्रवृत्त करने के प्रयास हो रहे हैं, प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई हिंसा ना हो या न की जाए, इस तरह के शायद इंस्ट्रक्शंस उनके अपने शिवसैनिकों को उन्होंने दे दिए हैं, उनके नेताओं ने, शायद सम्माननीय मुख्यमंत्री ने या जिस तरह शिवसेना प्रमुख ने। लेकिन जिस तरह की भी ये हालत है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष की जो जगह संभाल नहीं पा रही थी, अब वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का बयान था पिछले 48 घंटों के अंदर, तो ये जो बयान है ये बहुत ही ज्यादा देरी से आया है। यानी जिन लोगों को बहुत ही उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों का भी जो दिल या मन अब भारतीय जनता पार्टी से उतर चुका है। तो ये जो विश्लेषण अभी आपको मैंने बताया, ये काफी विश्वासजनक सूत्रों से हमें जानकारियां मिलती रहती है, उस आधार पर आपको हमने ये पूरी जानकारी दी। आप किसी और प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आप जिस विषय पर जानकारी चाहते हैं वो जरूर आपके ये दीजिए फरमाइश, ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ये भी आज के इस वीडियो के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपके कमेंट में आपकी राय जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके बारे में जो बेल का आइकन है उसे दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की सही से जानकारी मिलती रहे। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्त, रिश्तेदार, मित्रों से और आस पड़ोस के लोगों से जरूर शेयर कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।